माधवपुर नाम के सुंदर से गांव में मनोज नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मनोज का दिल बहुत बड़ा था। इसी साल बारिश कम होने के कारण मनोज की फसल भी नष्ट हो गई थी और वह चिंता में डूबा हुआ था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। अगली सुबह मनोज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी माधवी कहती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े से दूध और चावल से मीठा चावल बना दिया है। मैं बांध देती हूँ, आप खेत में खा लीजिएगा। ठीक है माधवी, मैं देखता हूँ, शायद कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। जी ठीक है। मनोज कुछ नहीं कहता और खेत की ओर चल देता है और वहां जाकर अपना काम करने लगता है। मनोज को खेत में काम करते करते दोपहर हो जाती है। अरे, दोपहर हो गई काम करते करते, आज समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही मनोज खाना खाने के लिए बैठता है, तभी खेत में एक बूढ़ा साधु आता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे खाने के लिए मीठे चावल दिए हैं, आप वो खा लीजिए। लेकिन बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? बाबा, आपको ज्यादा भूख लगी है, आप खा लीजिए, मैं घर जाकर कुछ खा लूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह साधु मीठे चावल खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह बूढ़ा साधु बहुत प्रसन्न हो जाता है और मनोज से कहता है, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। इतना कहकर वह साधु अपने झोले से एक अंगूठी निकालता है और मनोज को देता है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इस अंगूठी को कोई साफ दिल का इंसान ही पहन सकता है। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। साधु के जाने के बाद मनोज अंगूठी लेकर घर आता है और माधवी को सारी बात बता देता है। इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने मुझे इसे देने के लिए चुना? शायद यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अपने हिस्से का खाना आपने उस साधु बाबा को खिला दिया। हाँ माधवी। लेकिन अब आप क्या खाएंगे, घर में कुछ नहीं है। हाँ, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं बाजार से कुछ राशन ले आता। जैसे ही मनोज यह बात कहता है, अंगूठी, मेरी मदद करो। अंगूठी से एक चमक निकलती है और मनोज के हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे, ये पैसे अचानक से कहां से आ गए? शायद ये इसी अंगूठी के कारण हुआ है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मतलब यह जादुई अंगूठी है। अब आप बाजार जाकर कुछ सब्जियां लेकर आइए, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है माधवी, मैं जाता हूँ। फिर मनोज बाजार जाकर घर के राशन का सामान खरीदने लगता है। अरे मनोज, तुम तो हर बार थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते थे, लेकिन आज इतना सारा सामान खरीद रहे हो, कोई खास बात है क्या? नहीं भाई साहब, वो बस ऐसे ही खरीद रहा हूँ। अच्छा, चलो सही है, आते रहा करो। मनोज सारा सामान बाजार से खरीदकर घर ले आता है। उस दिन माधवी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए और दोनों ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह, माधवी, मैं सोच रहा था, तुम्हारी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, क्यों ना हम आज कुछ कपड़े और घर की जरूरतों का सामान ले आएं? जी, आप सही कह रही हैं। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि बाहर जाकर कहीं घूम सके, लेकिन अब तो हमारे पास वह जादुई अंगूठी है जिससे हम पैसे मांगकर कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पास के गांव में ही एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां नए कपड़े, घर की जरूरतों का सामान और नई नई तरह की खाने की चीजें मिलती हैं, बिल्कुल शहर की तरह। जी हाँ, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। मनोज और माधवी तैयार होकर पास के गांव की तरफ निकल जाते हैं। दोनों वहां पहुंचकर उस बड़े बाजार में जाते हैं। इतना बड़ा बाजार देखकर माधवी मनोज से कहती है, सुनिए जी। हाँ, बोलो माधवी। ये बाजार तो सच में बहुत बड़ा है और यहाँ तो लगता है सारी चीजें बहुत महंगी होंगी। तुम महंगे सस्ते की चिंता मत करो,
तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मनोज और माधवी ने उस बाजार से बहुत सारी घर की जरूरत की चीजें खरीदी। आखिर में मनोज की नजर एक कपड़ों की दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर तरह तरह की सुंदर साड़ियाँ लगी होती हैं। माधवी, देखो वहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। अरे भाई रुक जाओ, तुम इस दुकान से सामान नहीं ले पाओगे, यह बहुत महंगी दुकान है। क्या भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? पहले साड़ियाँ तो दिखाइए। अरे नहीं भाई, तुम बस मेरा समय बर्बाद करोगे। यहाँ पर कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम जैसा गरीब किसान यह सब नहीं खरीद पाएगा। मेरी बात मानो, बाहर रोड पे से कोई सस्ते सस्ते कपड़े खरीद लो। भाई साहब, अब पैसों की चिंता मत करिए, आप बस मेरी पत्नी को अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाइए। माधवी और मनोज वहाँ से काफी कुछ खरीदते हैं। मनोज और माधवी जैसे ही खरीदारी करके वहाँ से निकल रहे होते हैं, बिरजू और हरिया की नजर उन दोनों पर पड़ती है। बिरजू और हरिया दोनों हरिदास के यहाँ काम करते हैं। हरिदास गांव का बहुत बड़ा जमींदार होता है। वह एक लालची और धोखेबाज इंसान था। अरे बिरजू, वहाँ देख, वो मनोज ही है ना? हाँ, तो हरिया लग तो वही रहा है, लेकिन ये इतनी महंगी जगह पर क्या कर रहा है? बिरजू और हरिया मनोज के पास आते हैं और कहते हैं, अरे मनोज, तुम यहाँ पर कैसे? बस बिरजू भाई, घर के लिए थोड़ी सी खरीदारी करने आए थे। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेठ जी ने दिए क्या? अरे नहीं हरिया भाई, वह तो बस मेरी पत्नी ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, वही पैसे काम आ गए। इतना कहकर मनोज और माधवी वहाँ से चल देते हैं। बिरजू और हरिया को मनोज की बातें कुछ अजीब लगती हैं। उन्होंने तय किया कि ये सारी बातें हरिदास को जाकर बताएंगे। क्या कह रहे हो तुम दोनों? वह गरीब किसान मनोज, उस पर इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? वह तो हर बार मुझसे पैसे उधार मांग के ले जाता है। जी मालिक, मैंने भी देखा है। ऐसा करो, तुम दोनों आज से मनोज पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे कि असलियत है क्या, जो रातों रात मनोज के पास इतना सारा पैसा आ गया। दूसरी तरफ मनोज और माधवी अब सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी और सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध थीं। एक दिन मनोज माधवी से कहता है, माधवी, मैं सोच रही था क्यों ना हम एक अच्छी मिठाई की दुकान खोलें, जिससे हमें हमेशा के लिए इस जादुई अंगूठी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जी, आप सही कह रहे हैं। और मनोज ने गांव में ही एक बड़ी और अच्छी सी मिठाई की दुकान खोली। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। लोग दूर दूर से मनोज की दुकान पर आते और मिठाई खरीदते। गांव के लोग भी मनोज की तरक्की और कामयाबी देखकर हैरान थे कि मनोज ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। कुछ गांव वाले एक दिन चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। किस्मत हो तो मनोज जैसी, जिसने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कर ली। किस्मत नहीं, मनोज मेहनती भी बहुत है। ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। काश हमारे पास भी मनोज जितने पैसे होते तो आज हम भी कामयाब होते। ऐसा करते हैं, हम मनोज से ही कुछ पैसों की मदद मांगते हैं। हाँ सही कहा, मनोज बहुत ही अच्छा इंसान है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। तभी मनोज भी वहाँ से गुजर रहा होता है। गांव वाले उसे रोककर कहते हैं, अरे मनोज, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मेरी कौन सी बात? कि तुमने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कैसे कर ली, हमें भी बताओ मनोज, ताकि हम भी अपने घर के हालात अच्छे कर सकें। मनोज दिल का बहुत साफ इंसान था, इसलिए वो गांव वालों को सारी बात बता देता है। देखो दोस्तों, तुम सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह राज की बात बताई है, लेकिन तुम किसी और को मत बताना। और तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे आराम से मांग सकते हो। हाँ हाँ मनोज भाई, ये भी कोई कहने की बात है। और इस तरह मनोज ने गांव वालों की भी मदद की। धीरे धीरे मनोज और उसकी जादुई अंगूठी की बात सारे गांव में फैल गई। जब हरिदास को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान हो गया। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? यह सब जादू वादू सिर्फ किस्सों कहानियों में होता है, असल में नहीं। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं मालिक जी। मालिक, पूरा गांव मनोज और उसकी जादुई अंगूठी की बात कर रहा है। लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा।
ठीक है मालिक, आप हमारे साथ चलिए। हम चुपके से मनोज के घर के बाहर जाकर देखेंगे कि सच क्या है। ठीक है, आज रात को चलेंगे। हरिदास, बिरजू और हरिया तीनों रात होते ही चुपके से मनोज के घर के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल मुझे घर की जरूरतों का सामान लेने बाजार जाना है, इसलिए थोड़े पैसे दे दीजिए। तभी मनोज अपनी जादुई अंगूठी निकालकर पैसे मांगता है और अचानक पैसे की गड्डियां मनोज के हाथ में आ जाती हैं। हरिदास और उसके दोनों आदमी यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। हरिदास बिरजू और हरिया से कहता है, मुझे वो जादुई अंगूठी लाकर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बिरजू और हरिया अपने मालिक हरिदास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जब मनोज के घर पर कोई नहीं होता तो वे दोनों चुपचाप मनोज के घर में घुस जाते हैं और अंगूठी चुरा लेते हैं। यह लीजिए मालिक, मनोज की जादुई अंगूठी। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया हमने। आप बस अपना वादा याद रखना, हमें मालामाल करने का। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। हरिदास अंगूठी को हाथ में लेकर बहुत सारे पैसे मांगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और अंगूठी में से एक रहस्यमयी आवाज आती है। ये अंगूठी सिर्फ एक सच्चे और ईमानदार आदमी के हाथों में ही चमत्कार दिखा सकती है, तुझ जैसे बेईमान आदमी के हाथों में नहीं। अगर तूने इस अंगूठी को जल्दी से जल्दी किसी सच्चे और ईमानदार हाथों में नहीं दिया तो तू बर्बाद हो जाएगा। यह सब अचानक क्या हो गया? जरूर यह सब इस जादुई अंगूठी की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जादुई अंगूठी जो मेरी जान की दुश्मन बन जाए। मैं इसे कल सुबह मनोज को दे दूंगा। अगली सुबह हरिदास डर के मारे सीधे मनोज के घर आता है और माफी मांगते हुए वह अंगूठी उसे वापस कर देता है। माधवी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैं कुछ मांगता हूँ तो यह अंगूठी आराम से मुझे वह चीज दे देती है, लेकिन हरिदास जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब भूल गए क्या उन साधु बाबा ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि इस अंगूठी से कुछ भी मांगना, बिल्कुल साफ दिल से मांगना। आपका दिल साफ है, इसलिए आपको इस अंगूठी के कारण कोई परेशानी नहीं हुई। जब सारे गांव वालों को पता है कि हरिदास का दिल कैसा है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन हम इस अंगूठी को और अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें उन साधु बाबा को ढूंढकर उनकी वह जादुई अंगूठी देनी होगी। लेकिन वह बाबा हमें मिलेंगे कहाँ? हमें उनका इंतजार करना होगा। वह खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। इसके बाद मनोज और माधवी उस वेशधारी साधु का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन अचानक वही साधु मनोज के घर के बाहर आवाज लगाता है। कुछ खाने के लिए दे दो। मनोज साधु की आवाज सुनकर बाहर आता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है, बाबा, आप यहाँ। आपने तो मेरी किस्मत ही बदल के रख दी। मैं एक छोटा सा गरीब किसान था और आज मेरे पास सब कुछ है। बेटा, यह उस अंगूठी की वजह से नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और साफ दिल की वजह से हुआ है, और शायद भगवान भी यही चाहते थे। बाबा, मेरी जरूरत बस इतनी थी। अब आप ये अंगूठी ले लीजिए और किसी और जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मनोज ने साधु को भरपेट खाना खिलाया। फिर साधु आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। इसके बाद मनोज और माधवी फिर से अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे।